नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे तिरंगे में लिपटी एकजुटता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यूपी में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशभक्ति और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में शहरवासियों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह से शामिल हुए। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन का प्रतीक बनी और दिखाया कि देश की आम जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर देशभक्ति और हर आवाज में भारत के लिए सम्मान था। बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी जोश देखा जा रहा था। तो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने वीर सैनिकों के समर्थन में उनको कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा के जरिए अपने वीर सैनिकों को उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सराहा जा रहा है और आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम जो है उसको मजबूत करने का भी प्रयास है ये तिरंगा यात्रा। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये भी दिखाया जा रहा है कि हम सभी देशवासी एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता के लिए हम एक हैं और अपने वीर सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। तो ये तिरंगा यात्रा अनोखी मिसाल, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़ की इन 6 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया है, आतंकी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सेना ने जिस शौर्य के साथ पाकिस्तान में घुसकर अपनी वीरता का परिचय दिया है, ऐसे में यह मैसेज देना कि समस्त भारतवासी अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं, उनके सम्मान में, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो युवाओं और प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज तिरंगा यात्रा का ये भव्य नजारा सड़कों पर देखने को मिला है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में ये तिरंगा यात्रा देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कासगंज की बात करें तो कासगंज में किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों की सहभागिता कैसी रही इस यात्रा में? आपको बिल्कुल बता दूं महाराज जी कि तिरंगा यात्रा या कासगंज ये तिरंगा यात्रा है। इसमें पहले तो प्रोग्राम था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आने का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी की तबीयत सही ना होने के कारण प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। लेकिन तिरंगा यात्रा की बात की जाए तो कासगंज के लोगों में जो उत्साह है, जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको देखते हुए कासगंज की जनता है, साथ ही भाजपा के पदाधिकारी समेत सभी जनता में इतना उत्साह है कि तिरंगा यात्रा में हर आदमी उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित रहा। और साथ ही जब तिरंगा यात्रा निकाली गई उसमें कासगंज के व्यापारियों ने, बच्चे चल रहे थे, एनसीसी कैडेट चल रहे थे, धूप में तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उन लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की थी, साथ में फूल भी बरसाए गए थे। जी हाँ बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर वो उत्साह देखा जा रहा है अपने सैनिकों के शौर्य के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, उनके उत्साह, उनकी वीरता है उसके प्रति जो लोगों के द्वारा सम्मान प्रकट करने के लिए यात्रा निकाली गई और ये पूरे जोशो खरोश के साथ ये यात्रा निकाली गई है। बिल्कुल, कासगंज के अंदर इतना उत्साह देखा जा रहा है जिस हिसाब से कि मेरे हिसाब से कासगंज के अंदर बहुत ही बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित था। जी बिल्कुल प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने सैनिकों के शौर्य और के प्रति, उनके राष्ट्रभक्ति के प्रति, उनकी राष्ट्रभक्ति को सराहा जा रहा है, उनके शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है। तो सड़कों पर युवा, बुजुर्ग और बच्चे
तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर उतरे और अपने सैनिकों के शौर्य को सराहते नजर आए। और अब हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस सेवा बेहाल। हरदोई जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाई जा रही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा भगवान भरोसे नजर आ रही है। मरीजों को न समय पर एम्बुलेंस मिल रही है, न ही एम्बुलेंस की सुविधाएं। कई एम्बुलेंस में एसी बंद पड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पुराने और भरोसे के लायक नहीं है। वहीं ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो हर एम्बुलेंस में होना चाहिए, वो अक्सर एम्बुलेंस से गायब रहते हैं। एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी जीबीके कंपनी के प्रबंधन हेड नीतीश न तो फोन कॉल उठाते हैं और ना ही उनकी कोई जवाबदेही है, ऐसा नजर आता है। 102 एम्बुलेंस के मामले में फर्जीवाड़े की भी आशंका जताई जा रही है। सीएमओ ऑफिस भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की स्थिति में है। स्थानीय लोगों और मरीजों ने इस लचर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन से सुधार की मांग की है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही ने जिले की एम्बुलेंस सेवा की साख पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हरदोई में 102, 108 एम्बुलेंस सेवा बदहाल स्थिति में है। लोगों को इस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो एम्बुलेंस में न तो वो सुविधाएं होती हैं, एसी खराब पड़े हैं, भीषण गर्मी में मरीज को ले जाना मुश्किल होता है। ईएमटी का एक जो टेक्नीशियन होता है वो भी एम्बुलेंस में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। योजना जो है ये भगवान भरोसे अब चल रही है। 108 और 102 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए संजीवनी साबित तो होनी चाहिए, लेकिन अव्यवस्था के चलते ये पूरी योजना जो है ये सवालों के घेरे में है। अब इस योजना के साख पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा जो है अब इसके साख पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेवा का लाभ आम लोगों को मिल नहीं पा रहा है और इस एम्बुलेंस में जो जरूरी सेवाएं होनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। अंबुज, देखिए मनोज, जो बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद का ये पूरा मामला है। हरदोई जनपद के विभिन्न पीएचसी और पीएचसी के सहित जो हरदोई का मेडिकल कॉलेज है वहाँ की ये तस्वीरें थी, जहाँ से हम पहुंचे हुए थे मौके पर। वहाँ पर जब हमने बारीकी से इन बिंदुओं को देखा तो पता चला कि हरदोई जनपद में 102 और 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं और उनके जो कर्मचारी हैं, जो आला अधिकारी हैं 102, 108 एम्बुलेंस के, उनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई में जो 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं हैं उन पर ईएमटी नहीं होता है, जबकि शासनादेश ये होता है कि बगैर ईएमटी के गाड़ियां जो हैं मूव नहीं होती हैं और साथ ही गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए और उसके अतिरिक्त जो ऐसी सुविधाएं होती हैं वो भी होनी चाहिए। लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में अगर मरीजों को एसी की व्यवस्था एम्बुलेंस के अंदर नहीं मिलती है तो जो मरीज आते हैं वो और अधिक ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनका कहना है, मरीजों का कहना यह था कि हम एसी की आप बात कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो फैन लगे हुए थे, पंखा लगे हुए थे, वो भी नहीं चल रहे थे। हमने कई बार ड्राइवर से कहा कि अंदर दम घुट रही है, यहाँ से जो खिड़कियां हैं उनको खोल दीजिएगा जिससे हमें कुछ सहूलियत मिले। लेकिन जो ड्राइवर था, पायलट था जो 108 एम्बुलेंस का, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की उसकी नहीं सुनी गई। एक बेहद ही निंदनीय तस्वीर थी जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है हरदोई जनपद में भगवान भरोसे चल रही हैं। और इतना ही नहीं, पूरे मामले को जो हरदोई के मैनेजमेंट अधिकारी हैं 102 एम्बुलेंस के नीतीश राय, तो उनसे हमने कई बार फोन से संपर्क करने की कोशिश की, उनके द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया। और हरदोई में उनकी जगह पर एक पायलट है जो मोहन नाम का पायलट है जो 3 वर्ष पहले गाड़ियां चलाता था, अब वो लगभग पिछले 2 वर्षों से लगातार पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहा है। आला अधिकारी उसको ही मैनेजमेंट का ऑफिसर समझते हैं। यहाँ तक कि सीएमओ से जब हमने इस मामले को लेकर बात की तो सीएमओ ने बताया हुआ
कि आप नोडल अधिकारी से संपर्क करें, सीपीएस राय से संपर्क करें और जो पायलट है उससे संपर्क करें। मोहन के लिए संपर्क के लिए बताया जबकि मोहन एक पायलट था और जो पिछले कई वर्षों से गाड़ियां हरदोई जनपद में चला रहा था, लेकिन उसके हाथ में मैनेजमेंट की कमान जब से पहुंची हुई है तो कहीं न कहीं देखने वाली ये बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी तरीके से 102, 108 एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं धड़ाम से नजर आ रही हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जो अस्पताल परिसर में मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए वो हद से ज्यादा रास्ते में ही बीमार हो जाते हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल अंबु जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एम्बुलेंस सेवा बदहाल नजर आ रही है, लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले वैसे तो लिए गए हैं, लेकिन कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसले भी खास तौर पर लिए गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है। बतौर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, विकलांग, तलाकशुदा एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। वहीं योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में मिलेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। तो ऐसे महिलाओं के लिए ये योजना निश्चित रूप से वरदान साबित होने वाली है। देखिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने की जो लड़ाई लड़ी थी उसके सारे सपनों को साकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही हो। चाहे अगर मैं पूर्ववर्ती बात करूं तो 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने सम्मान देने का काम किया और अब एक बार फिर स्वरोजगार से जोड़कर हमारी मातृशक्ति को, चाहे हमारी मंगल दल हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे एकल महिलाएं हो, चाहे परित्यागता हो, चाहे तलाकशुदा हो, तमाम ये सारी जो महिलाएं हैं जो एकल रहती है उन सबको मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और अब हम बात करेंगे बर्ड फ्लू का खतरा यूपी में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद कानपुर चिड़ियाघर में भी अलर्ट जारी किया गया है। एक बब्बर शेर पटौदी में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने के बाद चिड़ियाघर को 19 मई तक बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर की निदेशक दीक्षा यादव ने बताया कि शेर के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। सभी कर्मियों को आइसोलेट कर टेमीफ्लू दवाएं दी जा रही हैं। परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के अस्पतालों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हैलेट अस्पताल में बर्ड फ्लू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है और डॉक्टरों की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। चिड़ियाघर प्रशासन ने लोगों से 19 मई तक परिसर में न आने की अपील की है। साथ ही वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर में पक्षियों और पोल्ट्री फर्मों पर निगरानी बढ़ा रही हैं। हैलेट अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। बर्ड फ्लू के मानों में फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो चिड़ियाघर प्रशासन की लोगों से परिसर में न आने की अपील की गई है। 19 मई तक परिसर में न आने की अपील की गई है। की सुबह शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर से एक बीमार शेर पटौदी को कानपुर प्राणी उद्यान में इलाज के लिए लाया गया था। आज सुबह उस शेर की मृत्यु हो गई है। कल भी पूरा दिन उस शेर का इलाज किया गया। उसके द्वारा फूड इंटेक बहुत ही कम था और हालांकि कल उसके द्वारा पानी वगैरह पिया गया था। आज IVRI की भी रिपोर्ट आई है उसकी सैंपल जांच की, जिसमें उसे H5 पॉजिटिव पाया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है और उसके सैंपल को फर्दर जो जांच है वो भोपाल से हाई सिक्योरिटी लैब से।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, बर्ड फ्लू की अगर बात करें, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर अगर चिड़ियाघर की बात करें तो 19 मई तक चिड़ियाघर को बंद रखा गया है। एक शेर चिड़ियाघर का जिसको पटौदी जिसका नाम है, उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद जो चिड़ियाघर प्रशासन है वो अलर्ट पर है, सैंपल भेजे गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं किस तरीके गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी और उसके बाद जो है कानपुर चिड़ियाघर सहित कई अन्य जो चिड़ियाघर है उनको तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी करी गई थी कि इनको बंद कर दिया जाए 10 दिन के लिए। उसी के बाद जो है कानपुर जू को 11 तारीख को ये डिसीजन आया था। उसके बाद 19 मई तक के लिए कानपुर जू को बंद कर दिया गया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पटौदी जो शेर है वो गोरखपुर से ही आया था, उसका उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान ही पटौदी की मौत हो गई है, जिसके बाद जो है उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और पुष्टि नहीं हो पाई है कि बर्ड फ्लू उसमें था। लेकिन हालांकि और भी जो जानवर थे उनमें बर्ड फ्लू था, तो ये आशंका जताई गई थी कि पटौदी के भी बर्ड फ्लू था और उसी के चलते अन्य जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए जो जू प्रशासन है, जू डायरेक्टर श्रद्धा यादव है, उन्होंने सभी से अपील करी है कि 19 मई तक की कानपुर चिड़ियाघर दर्शकों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी दर्शक कानपुर चिड़ियाघर रुक न करे और साथ ही साथ जो जानवर है, लगभग 1200 से अधिक जानवर कानपुर चिड़ियाघर में है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया और उनकी देखभाल भी करी जा रही। गर्मी भी पड़ रही है और ऐसे में गर्मी के चलते फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम अपडेट अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पोल्ट्री फार्मों में पक्षियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। 19 मई तक चिड़ियाघर को बंद रखा गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो फिलहाल चिड़ियाघर में ना आए। चिड़ियाघर प्रशासन की लोगों से परिसर में ना आने की अपील की जा रही है। तो शेर पटौदी में लक्षण पाए गए थे, जिसका सैंपल भोपाल में भेजा गया है। वहीं हैलट अस्पताल में भी बर्ड फ्लू को लेकर डॉक्टर अलर्ट पर हैं। सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अलौकिक योगदान पर महान उपलब्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अलौकिक योगदान पर महान उपलब्धि। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञानपीठ सम्मान अलौकिक प्रतिभा के धनी चक्रवर्ती श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को प्राप्त होने से दुनिया भर में भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट सहित देश और दुनिया में रहने वाले उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। जगत गुरु के रूप में वह जहां संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मात्र 2 वर्ष की आयु में आंख की रोशनी गंवाने वाले संत श्री की यह उपलब्धि जन्मांध सहित विभिन्न कारणों से शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का हौसला बढ़ाने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीठाधीश्वर को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। इस पुरस्कार के रूप में वाग्देवी की प्रतिमा, साहित्य योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रसिद्ध हिंदू संत जगत गुरु रामभद्रा जी महाराज का जन्म यूपी के जौनपुर जिले के शांडी खुर्द गांव में 14 जनवरी 1950 को एक वशिष्ठ गोत्र के सूर्य पारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। मात्र 2 माह की उम्र में ही उनके आंखों की रोशनी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने बाल्यकाल से ही जीवन पर कभी निराशा को हावी नहीं होने दिया, बल्कि स्वयं के ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते रहे। ईश्वरीय कृपा और स्वयं की दृढ़ता से केवल 4 साल की उम्र में ही काव्य लेखन की ओर कदम बढ़ा दिए। साथ ही अद्भुत प्रतिभा को साबित करते हुए मात्र 8 की आयु में भागवत और राम कथा सुनाना शुरू कर दिया था। चित्रकूट के गौरव परम श्रद्धेय
और हम सबके प्रेरणा स्रोत चित्रकूट को अपनी पहचान दिलाने वाले आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी को आज जो पुरस्कार राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, गुरु जी इससे भी बहुत अधिक पुरस्कार के हकदार हैं। और ये बात सच है कि चित्रकूट के गौरव में यदि गुरु जी का नाम न लिया जाए तो चित्रकूट अधूरा है आज के समय में। और आदरणीय चित्रकूट में हमारे गुरु जी ने जो मानस का सरलीकरण करके और चित्रकूट से लेकर के पूरे देश और दुनिया में रामचरितमानस को जागृत किया है, उसके लिए देश की महामहिम महोदया द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को जो पुरस्कार दिया गया है। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की विद्वता को इसी से समझा जा सकता है कि वे 22 भाषाओं को बोल और लिख सकते हैं। ये बात उनके संबंधित भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें स्वयं साबित कर देती हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर हिंदी टीका, अष्टाध्यायी पर काव्यात्मक संस्कृत टीका और प्रस्थानत्रयी पर संस्कृत भाष्य सहित 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने तुलसी पीठ द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस की प्रामाणिक प्रति का संपादन भी किया है। उनकी विद्वता को न सिर्फ चित्रकूट के लोग बल्कि दुनिया स्वीकार करती है। इसीलिए जीवनदास कहते हैं कि संत श्री के माध्यम से ज्ञानपीठ पुरस्कार की गरिमा बढ़ी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो बहुत ही उद्भट विद्वान है, परम पूज्य हैं, प्रातःस्मरणीय हैं और परम ज्ञानवान हैं। जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि का उद्भव इसी भूमि पर, तुलसीदास जी का उद्भव इसी भूमि पर हुआ, उससे भी कहीं मुझे लगता है कि बढ़ करके जगत गुरु ने जो अनेकानेक हजारों ग्रंथों की रचना की और रामचरितमानस रामायण के संबंध में भी अनेक प्रकार के ग्रंथों की जो सृजनात्मकता शक्ति उन्होंने की, ऐसे उद्भट विद्वान जो समस्त भारत में ही नहीं अपितु विश्व की एक अलौकिक अनुपम शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, ऐसे महनीय विद्वत मूर्ति को जो सम्मानित करने का भारत सरकार का शत प्रयास है, वो परम सराहनीय कार्य है। और आज हम तो यह मानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का आज सम्मान हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य केवल सनातन संस्कृति की ध्वज पताका को ही ऊपर नहीं उठा रखी है, सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के प्रयास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकांड विद्वान के तौर पर स्वयं को स्थापित करने वाले रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट में ही विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने के दायित्वों को कुशलता पूर्वक पूरा कर रहा है। निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे पहले भी वर्ष 2015 में भद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये निश्चित रूप से चित्रकूट का गौरव है कि हमारे चित्रकूट के गौरव के रूप में धर्म चक्रवर्ती सम्राट स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये उनकी विद्वता का सम्मान है। और वैसे भी चित्रकूट की ये धरती सदा से ही महान रही है। यहाँ आदि कवि वाल्मीकि जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने आदि ग्रंथ रामायण लिखा। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो हिंदी साहित्य जगत के सम्राट हैं, उन्होंने रामचरितमानस को दिया। चित्रकूट सारी दुनिया में इन लोगों के नाम से जाना जाता है। ऐसे इस कलयुग में भी स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो अपने अनेक ग्रंथों का सृजन किया, 4 महाकाव्य और 200-250 के लगभग उन्होंने साहित्य का जो सृजन किया, उससे हमारे चित्रकूट की गौरव गरिमा चतुर्दिक विकसित हुई है। विद्वता और दक्षता का सम्मान होना चाहिए।
इसीलिए निश्चित तौर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य सहित सभी पुरस्कृत विभूतियां बधाई के पात्र हैं। शारीरिक अक्षमता दृढ़ता से आगे बढ़कर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकती है। अपनी विद्वता के माध्यम से ये बात साबित करने वाले जगत गुरु का सम्मान निश्चित तौर पर लोगों को उत्साहित करने वाला है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी इसी तरह समाज को स्वीकार्य विभूतियों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी रह सकेगा। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए रतन पटेल की रिपोर्ट। और अब हम बात कर रहे हैं बुनियादी सुविधाओं की कमी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के लदगढ़ गांव में आज भी सड़क, पानी और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। घने जंगलों के भीतर बसे इस गांव के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी पगडंडी से गुजरने और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं बरसात में रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाती है। गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी बदलाव किया जाए। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज भी शासन प्रशासन कुछ ऐसे गांवों की पीड़ा से अनजान है जहां बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। ऐसा ही एक गांव है लदगढ़, जो पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मड़ई के अंतर्गत आता है। ये गांव मुख्य मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर घने जंगल के भीतर बसा हुआ है और जनसंख्या करीब 400 के आसपास है। देश जहां एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर ये गांव अभी भी सड़क, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज तक यहाँ पर पक्की या कच्ची कोई भी सड़क नहीं बनी है। गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। वर्षा ऋतु में ये पगडंडी मार्ग पूरी तरह से कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाता है। यहाँ के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर मड़ई गांव जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में जब रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसके कारण बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है। वहीं यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर नाले के पानी को साफ कर पीना पड़ता है। लदगढ़ के निवासियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। सड़क, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर इलाज किया जाए। यहाँ परेशानियाँ बहुत कुछ है, जैसे आवागमन के लिए साधन सुविधा नहीं है। जैसे कुछ परेशानी होता है, यहाँ से निकलने में इतना कठिनाई होता है कि पूछिए मत। जैसे कुछ दिक्कत हो गया तो खाट से उठा करके ले जाना पड़ता है या झेलगी झौड़ी से वो करके निकालना पड़ता है मेन रोड पर। ऐसे ऐसे परेशानी यहाँ है। बरसात में क्या दिक्कत है? बरसात में दिक्कत यह है, यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं मड़ई और उनका आने जाने में इतना दिक्कत है। जब बारिश होता है बच्चे लोग रास्ता नहीं रहने के कारण स्कूल भी नहीं जाते हैं। जब रोड का कोई सुविधा नहीं है, जाने आने में बहुत परेशानी है। मरीज लोग को ले जाने में और कुछ भी हो जाता है तो ले जाने में दिक्कत होता है, खाट से ले जाना पड़ता है और बाढ़ सब आ जाता है यहाँ पे। नाला में काफ़ी बाढ़ आता है। हाँ, नाला में बाढ़ आ जाता है तो इसके वजह से जाने में भी तकलीफ होता है। हम बरसात के समय में स्कूल जा नहीं सकन, हफ्ता 10-15 दिन। कावा नहीं जा पावा, रोड नहीं है का? नहीं, रोड नहीं है। अब यहाँ स्कूल है कि नहीं? नहीं है। हमारे यहाँ ले मड़ई स्कूल जाता, यहाँ स्कूल के भी साधन नहीं है, रास्ता भी नहीं है। बरसात के दिन में बहुत कीचड़ पड़ते और बहुत मुश्किल से जाता और बहुत मुश्किल से 10th क्लास में पहुँचे हैं और यहाँ पानी उनी के भी साधन नहीं है। सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस गांव में मूल सुविधाओं का बदलाव नहीं होता। इस गांव के लोग सड़क, पानी को लेकर तरस रहे हैं, तो वहीं बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल जाने को तरस जाते हैं।
गांव वालों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन के मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता, कागजों तक ही सीमित हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आज भी कई गांव सुविधाओं को लेकर वंचित है, तो फिर सरकार अमृत महोत्सव क्यों मना रही है? तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।